अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अचानक गर्म हवा के झोंके तेज होने लगे। रेत उड़ने लगी और इसके साथ औरतों के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। 2 या 3 औरतें ऊंची आवाज़ में रो रही थीं। मारकूनी के साथी घबरा गए। मारकूनी ने कान खड़े किए। एक साथी ने कहा, इस दोज़ख में कोई औरत जिंदा नहीं हो सकती, ये बदरूहें हैं, ये कुछ भी नहीं है। मारकूनी ने कहा, बदरूहें भी नहीं, जिंदा औरतें भी नहीं, ये हवा की पैदा की हुई आवाज़ें हैं। इस इलाके में बांस टीलों में लंबे लंबे सुराख हैं जो दोनों तरफ खुलते हैं, और बांस चट्टानों की शिकल ऐसी है कि उनसे तेज हवा के झोंके गुजरते हैं तो इस किस्म की आवाज़ें पैदा होती हैं जो तुम सुन रहे हो। नीचे इतनी गहरी और इतनी वसी खई है, उस पर यह नंगे पहाड़ खड़े हैं, ये आवाज़ों में गूंज पैदा करते हैं। ये गूंज हर तरफ भटकती रहती है। डरो नहीं। मगर उसके साथियों पर ऐसा खौफ तारी हो गया था जिस पर वो काबू नहीं पा सकते थे। ये आवाज़ें हवा की नहीं थीं, करीब ही कहीं औरतें या बदरूहें रो रही थीं। उन्होंने मारकूनी का पेश किया हुआ फलसफा तस्लीम न किया। आवाज़ें ही ऐसी थीं। हवा तेज होती जा रही थी। टीलों से और ज़मीन से रेत के हल्के हल्के बादल उड़ने लगे थे जिनसे अब ज़्यादा दूर नहीं नजर आ सकता था। मारकूनी ने उस कुदरती दीवार पर पहला कदम रखा जो इस भयानक नशेब में खड़ी थी। वहाँ जगह इतनी कच्ची थी कि रेत और मिट्टी में पाँव धंस गया। उसने दूसरा पाँव आगे रखा और नीचे देखा। गहराई देखकर वो सर से पाँव तक कांप गया। अब उस गहराई की तह बिल्कुल ही नजर नहीं आती थी क्योंकि रेत उड़ रही थी। यूं लगता था जैसे उसकी तह है ही नहीं। मारकूनी चंद कदम आगे चला गया। वहाँ उसके दाएं या बाएं कोई टीला नहीं था। वो तो जैसे हवा में खड़ा था। हवा के तेज झोंकों ने उसके जिस्म को धकेल धकेल कर उसका तवाजुन बिगाड़ दिया। रोने की आवाज़ें और बुलंद हो गईं। उसने अपने साथियों से कहा, आराम आराम से पाँव जमाते हो, नीचे बिल्कुल ना देखना। यह तसव्वुर करते आना कि तुम ज़मीन पर चल रहे हो। उसके दोनों साथियों पर पहले ही खौफ तारी था। दीवार पर 3-4 कदम आगे गए तो हवा की तूंदी ने उनके पाँव उखाड़ दिए। उनके जिस्म डोलने लगे। मारकूनी उनकी हौसला अफजाई कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। वो वास्तव में पहुंच गए और वहां मारकूनी ने देखा कि दीवार टूटी हुई है और जरा नीचे चली गई है। वहां चौड़ाई इतनी कम थी कि खड़े होकर चला नहीं जा सकता था। मारकूनी बैठ गया और घोड़े की सवारी की पोजीशन में टांगे इधर उधर करके आगे को सिरकने लगा। दीवार की चौड़ाई कम और गोल होती जा रही थी। मारकूनी नीचे को सिरक गया। उसके पीछे उसका एक साथी भी आगे चला गया। अचानक तीसरे साथी की बेहद घबराई हुई आवाज सुनाई दी, मारकूनी मुझे पकड़ना। मगर उस तक कोई न पहुंच सका। वो एक तरफ लुढ़क गया था। कोई सहारा न होने की वजह से वो गिर पड़ा। उसकी चीखें सुनाई देती रहीं जो दूर ही दूर होती गईं। फिर धुमक की आवाज आई, चीखें बंद हो गईं। अंजाम जाहिर था। मारकूनी ने नीचे देखा, कुछ भी नजर नहीं आता था। गिरकर मरने वाले की चीखों की गूंज अभी तक इस दहशतनाक वीराने में भटक रही थी। मुझे अपने साथ रखो मारकूनी, दूसरे साथी ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता। मारकूनी ने उसका हौसला बढ़ाया और आगे बढ़ने लगा। दीवार ऊपर उठ रही थी। मारकूनी बैठे बैठे आगे बढ़ता गया। रोने की आवाजें बदस्तूर आ रही थीं और उनके तीसरे साथी की चीखों की गूंज इस तरह भटक रही थी जैसे ऊपर जाकर उनके ऊपर मंडला रही हो। दीवार कुछ चौड़ी हो गई। मारकूनी ने घूमकर अपने साथी का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर कर लिया। आगे वो जरा इत्मीनान से चल सकते थे, लेकिन हवा के झोंके इतने तेज थे कि उनके लिए तवाजुन कायम रखना जरा मुश्किल था। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और दीवार खत्म हो गई। आगे जमीन और पहाड़ियां कुछ सख्त थीं। 2 चट्टानों के दरमियान तंग सा रास्ता था। वो उसमें दाखिल हो गए। मारकूनी के साथी ने उससे पूछा, जेफरे मर चुका होगा, उसे बचाया या देखा नहीं जा सकता? मारकूनी ने उसकी तरफ देखा, आह भरी और नफी में सर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ कहे बगैर अपने साथी के कंधे पर थपकी दी और आगे चल पड़ा। यह भी एक गली सी थी जो फराख होती जा रही थी। मारकूनी ने अपने साथी से कहा, हम खुशकिस्मत हैं कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ एक ही रास्ता मिलता है। एक से ज्यादा रास्ते हों तो भटक जाने का खतरा होता है। यह गली खत्म हो गई। आगे जगह कुशादा होते होते बहुत ही खुल गई और जमीन ऊपर को उड़ती गई। हवा अभी तक तेज थी। मारकूनी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इस हेबतनाक इलाके में कितनी दूर और कितनी अंदर पहुंच गया है। उसे सिर्फ यह एहसास रह गया था कि दुनिया से उसका रिश्ता मुनक़ते हो चुका है।
وہ सलीब के नाम पर दीवाना हुआ जा रहा था। फिरौन का मदफन तलाश करने का मकसद उसके सामने यही था कि उससे निकले हुए खजानों से मुसलमानों को खरीद कर उन्हें सल्तनत इस्लामिया के ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और दुनिया में सलीब की हुक्मरानी होगी। वो अपने डरे हुए साथी के साथ आगे बढ़ता गया। हवा उसी तरफ से आ रही थी। पहाड़ियों की चोटियां दाएं बाएं को हट गई थीं और सामने आसमान नजर आ रहा था। मार्कोनी चढ़ाई चढ़ रहा था। वो रुक गया और हवा को सूंघ कर बोला, तुम भी सूंघो हवा में जो बू है वो सहरा की नहीं, तुम्हारा दिमाग जवाब दे रहा है। उसके साथी ने कहा, सहरा में सहरा की बू नहीं है तो और किसकी है? तुम मतलबी हो शायद तुम्हें अपने घर की बू आ रही है। मार्कोनी के चेहरे पर कुछ और तासुर था। वो हवा को सूंघ रहा था। उसने अपने साथी से कहा, तुम शायद ठीक कहते हो, मेरे दिमाग पर सहरा की सोबत का असर हो गया है। यहाँ पानी नहीं हो सकता। मैं शायद ख्यालों में खजूरों, सब्जे और पानी की बू सूंघ रहा हूँ। मैं इस बू से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ये मेरा तजर्बा है, मगर मेरे सूंघने की हिस्स मुझे धोखा दे रही है। इस जहन्नम में पानी की बूंद भी नहीं हो सकती। मार्कोनी, उसके साथी ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लिया और कहा कि मैं भी एक बू सूंघ रहा हूँ, मौत की बू। मुझे मौत अपनी तरफ बढ़ती हुई महसूस हो रही है। आओ दोस्त, जिधर से आए हैं उधर ही लौट चलें। अगर तुम समझते हो कि मैं बुज़दिल हूँ तो मुझे मैदान जंग में भेज दो। 100 मुसलमानों को काटने से पहले नहीं मरूंगा। मार्कोनी ज़्यादा बातें करने वाला आदमी नहीं था। उसने अपने साथी के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, हम 100 नहीं, 1000 मुसलमानों को काटेंगे और मरेंगे नहीं। मेरे साथ आओ। वो साथी को लेकर चढ़ाई चढ़ने लगा। चढ़ाई ज़्यादा ऊंची नहीं थी। ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रही थी। सूरज आगे निकल गया था। साए लंबे होते जा रहे थे। इन दोनों को थकन ने चूर कर दिया था। वो आगे को झुके हुए बढ़ते गए और ऊपर उठी हुई इंतहाई बुलंदी तक पहुंच गए। रेत ने उनकी आंखें भर दी थीं। मार्कोनी ने आंखें मल कर देखा। आगे ढलान थी और छोटी छोटी टेकरियां। वो एक टेकरी पर चढ़ गया। उसने अपने साथी को आवाज़ दी और बैठ गया। उसने कहा, अगर तुम रेगिस्तान से अच्छी तरह वाकिफ हो तो तुम्हें मालूम होगा कि शराब नजर आया करते हैं। सामने देखो और बताओ कि यह शराब तो नहीं। उसके साथी ने देखा, आंखें बंद की, खोली और गौर से देखा। उसने कहा, यह शराब नहीं हो सकता। वो वाकई शराब नहीं था। उन्हें खजूरों के कई एक दरख्तों की चोटियां नजर आ रही थीं। पत्ते हरे थे। दरख्त नशेबी जगह में मालूम होते थे और कुछ दूर भी थे। मार्कोनी टेकरी से आगे चला गया। वो अब दौड़ रहा था। उसका साथी उसके पीछे पीछे जा रहा था। वहाँ अजीबो गरीब शिकलों की टेकरियां थीं। बाज ऐसी जैसे कोई इंसान घुटनों में सर देकर बैठा हो। कुछ बड़ी थीं, कुछ छोटी। मार्कोनी उनमें से रास्ता तलाश करता दौड़ता जा रहा था। सूरज पहाड़ियों की चोटियों के करीब चला गया। मार्कोनी का सांस फूलने लगा। उसका साथी कदम घसीटता जा रहा था। मार्कोनी अचानक रुक गया और आहिस्ता आहिस्ता यूं पीछे हटने लगा जैसे उसने कोई डरावनी चीज देख ली हो। उसका साथी उससे जा मिला और हैरत से उसे देखने लगा। उन दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्हें एक नशेब नजर आ रहा था। यह कमोबेश 1 मील वसी और अरीज था। उसके इर्द गिर्द मिट्टी और रेत की ऊंची ऊंची कुदरती दीवारें थीं। गहराई का यह इलाका सरसब्ज था, कुछ ऊंचा नीचा भी था। वहाँ खजूरों के बहुत से दरख्त थे। साफ जाहिर था कि वहाँ पानी की बहुतायत थी। ऐसे जहन्नम में ऐसा सरसब्ज गोशा फरेब निगाह नहीं था। वो इसी खित्ते की बू थी जो मार्कोनी ने सूंघी थी। मार्कोनी को इस जगह से कुछ आगे ऐसी पहाड़ियां नजर आ रही थीं जो रेत और मिट्टी की नहीं बल्कि पत्थरों और पथरीली सिलियों की थीं। उनका रंग सियाही मैल था। इस जहन्नमी खित्ते के बहर से ये पहाड़ियां नजर नहीं आती थीं और इस सरसब्ज जगह का तो कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। मार्कोनी ने तेजी से बैठकर अपने साथी को भी बाजू से पकड़कर बिठा दिया। उन्हें एक अजीबो गरीब चीज नजर आ गई थी। ये 2 इंसान थे जो नशे में उसी तरफ आ रहे थे। वो सर से पांव तक नंगे थे। उनके रंग गहरे बादामी और उनके चेहरे अच्छे खासे थे। कहीं से एक औरत निकली। वो किसी और तरफ जा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए और कमर तक लंबे थे। शक्ल सूरत से ये लोग हबशी और जंगली नहीं लगते थे। ये बदरूहे हैं। मार्कोनी के साथी ने कहा, यह इंसान नहीं हो सकते। मार्कोनी, सूरज गरूब होने वाला है। उठो, पीछे को भाग चलें। रात को ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मार्कोनी उन्हें बदरूहें समझते हुए भी कह रहा था कि ये इंसान हो सकते हैं। वो यकीन करना चाहता था कि ये कौन लोग हैं। वो हवा में नहीं उड़ रहे थे, जमीन पर चल रहे थे। दूर उन्हें 3 बच्चे एक दूसरे के पीछे भागते दौड़ते नजर आए।
ان سب کی حرکتیں ایسی تھیں جن سے یقین ہوتا تھا کہ یہ انسان ہے۔ مارکونی پیٹ کے بل سے رکھتا آگے چلا گیا، اس کا ساتھی بھی اس کے پہلو میں جا لیٹا۔ وہ جہاں لیٹ کر دیکھ رہے تھے وہاں کی دیوار عمودی نہیں کچھ ڈھلانی تھی اور ریت زیادہ تھی۔ مارکونی کے ساتھی نے غالباً آگے ہونے کی کوشش کی یا جانے کیا ہوا، وہ نیچے کو سرے گیا اور لڑکتا ہوا نیچے جا پڑا۔ وہاں سے اوپر آنا ممکن نہیں تھا۔ مارکونی پیچھے کو سرے کر ایک ایسی ٹیکری کی اوٹ میں ہو گیا جہاں سے وہ نیچے دیکھ سکتا تھا۔ یہ ڈھلان جہاں سے سلیبی گرا تھا 30-40 گز اونچی ہوگی۔ مارکونی نے اپنے ساتھی کو اٹھتے دیکھا، وہ ڈھلان پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مارکونی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دو ننگے آدمی جو اسی طرف آ رہے تھے دوڑ پڑے۔ مارکونی نے انہیں اوپر سے دیکھ لیا، اس کے ساتھی نے نہ دیکھا۔ مارکونی اسے آواز نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہاں کوئی اور انسان بھی ہے۔ ان دو آدمیوں نے مارکونی کے ساتھی کو پیچھے سے دبوچ لیا۔ اس کے پاس خنجر تھا اور ایک چھوٹی تلوار بھی، مگر ہتھیار نکالنے کا موقع نہ ملا۔ ان آدمیوں نے اسے نیچے گرا لیا۔ وہ عورت جو کہیں جا رہی تھی دوڑتی آئی، ادھر سے بچے بھی آ گئے۔ انہوں نے اپنی زبان میں کسی کو پکارا، معلوم نہیں کہاں سے 10-12 آدمی جو سب ننگے تھے دوڑتے آئے۔ ایک نے مارکونی کے ساتھی کی کمر سے تلوار نکال لی، اسے گرا لیا گیا اور مارکونی نے دیکھا کہ تلوار سے اس کے ساتھی کی شیرک کاٹ دی گئی۔ سب آدمی ناچنے لگے، وہ کچھ گا بھی رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے۔ اتنے میں ایک ضعیف العمر انسان آ گیا، اس کے ہاتھ میں اپنے قد جتنا لمبا سا تھا۔ اسے دیکھ کر سب ایک طرف ہٹ گئے۔ یہ بوڑھا بھی ننگا تھا، اس کے عصا کے اوپر والے سرے پر 2 سانپوں کے پھن بنے ہوئے تھے۔ یہ فرعونوں کا امتیازی نشان ہوا کرتا تھا۔ بوڑھے نے مارکونی کے ساتھی کے جسم کو ہاتھ لگایا، وہ اب تڑپ نہیں رہا تھا، مر چکا تھا۔ بوڑھے نے ایک ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ کہا۔ بوڑھے کو ڈھلان کی طرف اشارے کر کے بتایا جا رہا تھا کہ یہ آدمی ادھر سے نیچے آیا ہے۔ بوڑھے کے اشارے پر وہ لوگ مارکونی کے ساتھی کی لاش کو اٹھا لے گئے۔ مارکونی کو یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ یہ پورا سرار انسان اوپر آ کر ہر طرف دیکھیں گے کہ نیچے گرنے والے کے ساتھی بھی اوپر ہوں گے۔ وہ کچھ دیر وہیں سے نیچے دیکھتا رہا، پھر سورج غروب ہو گیا۔ مارکونی نے موت کو قبول کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ اس جگہ اور ان لوگوں کے بھیت کو پانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے ایک ہاتھ میں خنجر اور دوسرے ہاتھ میں چھوٹی تلوار لے لی اور ادھر ادھر دیکھتا ایک اور سمت چل پڑا۔ شام اندھیری ہوتی جا رہی تھی، وہ اوپر ہی اوپر سے اس طرف جا رہا تھا جس طرف وہ اس کے ساتھی کو لے گئے تھے۔ وہاں کوئی آہٹ اور کوئی آواز نہیں تھی، ڈراؤنا سا سکوت تھا۔ وہ دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتا آگے ہی آگے چلتا گیا۔ وہ نشیب کی گولائی کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ اسے دھیمی دھیمی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ جب یہ آوازیں بلند ہو گئیں تو یہ ناچنے اور گانے کا ترنم اور ہنگامہ تھا۔ وہ ان آوازوں کی سمت گیا تو اسے ایک اور منظر نظر آیا۔ بائیں طرف ایک وسیع نشیبی جگہ تھی، کئی مشلیں جل رہی تھیں، وہاں بھی سبزہ تھا جہاں کم و بیش 25 مرد، عورتیں اور بچے آہستہ آہستہ ناچ اور گا رہے تھے۔ ان کے درمیان بہت سی آگ جل رہی تھی۔ اس کے ذرا اوپر ایک انسانی لاش سر اور پاؤں سے باندھ کر زمین کے متوازی لٹکی ہوئی تھی، اسے گھمایا جا رہا تھا۔ یہ مارکونی کا ساتھی تھا۔ مارکونی کے دل پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ وہاں سے ادھر کو چل پڑا جدھر سے آیا تھا۔ اسے راستہ یاد تھا، وہ چوکنا ہو کر چلا جا رہا تھا۔ وہ اس دیوار پر پہنچا جو تصوروں سے زیادہ گہرے نشیب میں کھڑی تھی، یہیں اس کا ایک ساتھی گرا تھا۔ وہ جب دیوار کے درمیان اس جگہ پہنچا جہاں سے اس کا ساتھی گرا تھا، اسے دور نیچے غرانے اور بھونکنے کی دبی دبی آوازیں سنائی دیں۔ وہ سمجھ گیا کہ صحرائی لومڑیاں اس کے ساتھی کو کھا رہی ہیں۔ اس کے دوسرے ساتھی کو تو انسان کھا گئے تھے۔ اب ہوا تیز نہیں تھی، وہ طریقے میں سنبھل سنبھل کر چلتا اور سرکتا دیوار سے گزر گیا۔ رات کے پچھلے پیر وہ اس جگہ پہنچا جہاں 3 اونٹ بیٹھے تھے۔ اس نے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ اونٹوں کے ساتھ بندھا ہوا پانی پی لیتا۔ وہ ایک اونٹ پر بیٹھا، 2 اونٹوں کو ساتھ لیا اور چل پڑا۔ وہ اگلے دن کی شام تھی جب مارکونی ایک معزز مصری سوداگر کے روپ میں احمر درویش کے گھر میں داخل ہوا۔ احمر نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، تم اکیلے ہو؟ وہ دونوں کہاں ہیں؟ مارکونی جواب دینے کی بجائے بیٹھ گیا، اس کے تو ہوش ہی ٹھکانے نہیں معلوم ہوتے تھے۔ اس نے احمر کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور اسے ایک ایک لمحے ایک ایک قدم کی روداد سنائی۔ احمر کو مارکونی کے 2 ساتھیوں کے مرنے کا ذرا بھر افسوس نہ ہوا۔ اس نے جب سنا کہ ایک ساتھی کو ننگے آدم خوروں نے کھا لیا ہے تو اس نے خوشی سے اچھل کر پوچھا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ان میں سے کسی کے بھی جسم پر کپڑا نہیں تھا؟ بوڑھے کے عصا پر 2 سانپوں کے پھن دیکھے تھے۔ میں خواب کی باتیں نہیں سنا رہا،
मारकूनी ने झिंझला कर कहा, मुझ पर जो बीती है वो मैं सुना रहा हूँ। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है जो सुना रहा हूँ। फिरौन भी यही सुना रहे हैं जो तुमने सुनाया है। अमर दरवेश ने उठकर मारकूनी के कंधों पर हाथ रखा और उसे मुसरत की शिद्दत से झंझोड़ते हुए कहा, तुमने भीत पा लिया है मारकूनी। यही हैं वो लोग जिनकी मुझे तलाश थी। ये कबीला 100 सदियों से वहाँ आबाद है। तुम ये तहरीरें नहीं पढ़ सकते, मैंने पढ़ ली हैं। अहमर ने कहा, तुमने जिन सियाह रंग के पथरीले पहाड़ों का जिक्र किया है, वो पहाड़ अपने दामन में कहीं रेमेंस की हनूद की हुई लाश और खजाने छुपाए हुए हैं, और ये नंगे लोग उनके अबा अजदाद रेमस के वक्त से वहाँ पहरा दे रहे हैं। वो मरते रहे, उनकी नस्ल आगे बढ़ती रही और 15-16 सदियाँ गुजर गईं। मैं बता नहीं सकता कि वो जिंदा किस तरह रहते हैं। वहाँ पानी की अफरात है, खजूरों की कमी नहीं, उनका जिंदा रहना हैरान कुन नहीं। तुमने उनके पास कोई हथियार देखे थे? नहीं। उनकी तादाद का कुछ अंदाजा? रात को जब इकट्ठे थे तो 25 थे, वो इससे ज्यादा हो भी नहीं सकते। अहमर दरवेश ने कहा। हाँ, मारकूनी ने कहा, मैंने उनके पास 2 ऊँट भी देखे थे। ऊँट ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर मैंने सिर्फ 2 देखे थे। फिर वो बाहर आते होंगे। अहमर दरवेश ने कहा, वो बाहर जरूर आते होंगे। मुसाफिरों को पकड़ने के लिए उन्हें बाहर आना ही पड़ता होगा। सुनो मारकूनी, गौर से सुनो। वहाँ कोई ऐसा सीधा रास्ता जरूर है जिससे वो बाहर आते और अंदर जाते होंगे। ये पहाड़ों का कोई खुफिया रास्ता होगा। मैंने तुम्हें जो रास्ता बताया था वो आने जाने का ऐसा रास्ता नहीं जिससे बार बार आया जाया जा सके। वहाँ कोई और रास्ता है जो उनसे मालूम किया जा सकता है। मैं इसकी तरकीब सोच चुका हूँ। तरकीब यह है कि वहाँ बाकायदा हमला किया जाए। हो सकता है हमें उस दीवार नुमा टीले से जिससे तुम्हारा एक साथी गिर कर मरा है और आदमी गिरा कर मारने पड़े, लेकिन यह कुर्बानी जरूरी है। बताओ, 25-30 निहत्थे आदमियों को मारने के लिए और उनमें 2-3 को जिंदा पकड़ने के लिए तुम्हें कितने आदमी दरकार हैं? कम से कम बताओ। तुम उन आदमियों के रहनुमा और सरबराह हो गए। मैं तरकीब समझ गया हूँ, मारकूनी ने कहा। एक तरकीब मेरे दिमाग में भी आई है। हम उन्हें कत्ल कर सकते हैं, 2-3 को जिंदा पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये यकीन नहीं दिला सकता कि वो उस जगह के तमाम भीत हमें बता देंगे। अपने कबीले को मरता देखकर वो भी मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन बताएंगे कुछ भी नहीं। मैं ऐसी तरकीब करूंगा कि उनमें से 1-2 आदमी बाहर को भाग उठें और उनका ताकुब किया जाए। रास्ता मालूम हो जाएगा। तुम दानिशमंद आदमी हो मारकूनी, अहमर दरवेश ने कहा। बताओ कितने आदमी हों? 50, मारकूनी ने जवाब दिया, और कहा ज्यादातर आदमी मेरे मुंतखब किए हुए होंगे। मैं उन्हें तलाश कर लूंगा, मगर मुहिम के आगाज से पहले मैं अपनी शर्तें पेश करना चाहता हूँ। तुम्हें मुँह मांगा इनाम मिलेगा। अहमर ने कहा। मुझे खजाने से हिस्सा मिलना चाहिए, मारकूनी ने कहा। इतनी खतरनाक मुहिम मेरे फराज में शामिल नहीं। मैं जासूस और तखरीबकार हूँ। मुझे खजाने की तलाश के लिए नहीं भेजा गया। ये आपकी जाती मुहिम है। मैं इनाम नहीं, मुँह मांगा हिस्सा लूंगा। अगर आपका मनसूबा कामयाब हो गया तो आपको एक रियासत की हुक्मरानी मिल जाएगी। मैं जासूस का जासूस रहूंगा। यह मुहिम और ये मनसूबा जाती नहीं, अमर दरवेश ने कहा। यह मिस्र, सलीब और सूडान की हुक्मरानी का मनसूबा है। मारकूनी अपने मुतालबे पर कायम रहा। अहमर मजबूर हो गया। उसे एहसास था कि मारकूनी के सिवा रेमस के मदफन तक कोई और नहीं पहुंच सकता। उसके मुतालबे मानने के सिवा कोई चारा कार न था। मारकूनी ने कहा, मालूम नहीं मुझे कितने दिन से आराम में रहना पड़े। मैं ऐसी सख्त और खुश खुराक पसंद नहीं करूंगा। मुझे 2-3 ऊँट फालतू दे दिए जाएं जो मैं और मेरे साथी भून कर खा सकें, और मुझे कदूमी दी जाए। कदूमी? अहमर दरवेश ने हैरत से कहा। इतनी नाजुक और ऐसी आला दर्जे की रकासा को तुम्हारे साथ ऐसी खतरनाक मुहिम पर रवाना कर दूं? वो जाने पर भी राजी नहीं होगी। उसे ज्यादा मुआवजा पेश करें, वो राजी हो जाएगी, मारकूनी ने कहा। मैं उसके लिए ऐसा इंतजाम करूंगा कि वो महसूस ही नहीं कर सकेगी कि वो सहरा में है और किसी खतरनाक मुहिम में शरीक है। मैं उसकी कदर कीमत से वाकिफ हूँ। नाजरीन, ये उस दौर का वाक़या है जब दौलतमंद ताजर अपनी चहेती बीवियों को सफ़र में अपने साथ ले जाते थे। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।